Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today we will discuss about very important topic, that is about it is associated with the research, particularly at MPhil level and PhD level. So today we will discuss about the list of 20 common thesis defense question. What would be the question at the end of the completion of the thesis, because most of the researchers are requesting me to tell me, sir, about the question which is usually asked at the end of the thesis. The mostly the supervisor and the external and internal supervisor, they ask questions about the research. What type of question are offered at the end of the research, and what would be the answer, and what would be the logically answer of such kind of question. In this video I may try my best to tell you about such kind of question, and this question will help you about something. So one by one I give you the 20 question, and these 20 question will help you at the end of the completion of your thesis. And when are you being presented your thesis, and after presenting your thesis, your supervisor would ask you, external and internal supervisor would ask you about the question. Such kind of the question would be the question. So first of all, come to the first slide, that is will tell us about the question. First question, the most common you may be asked is what you learn from the study you have done. Sum up your entire study in a few sentences and remember the technical terms you have mentioned in your research, because that is what you examiner want to hear you from you. ये पहला क्वेश्चन जो है वो हमें इस बारे में बताता है कि आप वो पूछेगा कि आपने जो स्टडी की है उससे आपने क्या कुछ सीखा है, और जो है पूरी स्टडी का जो आपका खुलासा है वो क्या कि चंद सेंटेंस में बताएं। और एक चीज़ इसको बताते हुए एक चीज़ आपने जहन नशीन करनी है कि आपने जो टेक्निकल टर्म यूज़ की है, फॉर मैं कहता हूँ जी न्यू क्लासिसिज्म या न्यू हिस्टोरिसिज्म या फिर एनालाइजिंग समथिंग, जब मैं एक क्लासिकल टर्म यूज़ करता हूँ अपने टाइटल के अंदर, उस टर्म को जो है मैंने ज़रूर रखना है, उस टर्म को मैं अच्छी तरह बता सकूँ। न्यू क्लासिकल अब मैं इस तरह भी बता सकता हूँ। उसके बाद जो है पेट्रियार्कल सोसाइटी, सच काइंड ऑफ वर्ड जो है जो कि आप यूज़ करते हैं अपने रिसर्च के अंदर, वो आपका एग्जामिनर जो है वो आपसे पूछेगा। एंड इट इज़ योर ड्यूटी टू टेल अस अबाउट द टाइटल एंड एज वेल एज यू जस्टिफाई द टाइटल। ओके, ये जस्ट एक्चुअली द टाइटल एक्चुअली डिपेक्ट द होल रिसर्च वर्क, ये पूरे रिसर्च वर्क के बारे में बताता है। तो इसलिए आपने इस क्वेश्चन को बेहतरीन करना है, और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सो इन द सेकेंड क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन टू फॉलो बाय डिफॉल्ट इज व्हाई यू चूज दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आपने ये टॉपिक चुना क्यों है, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट, एंड व्हाट योर इंस्पिरेशन बिहाइंड द स्टडी वाज, एंड व्हाट वाज द मोटिव, व्हाट वाज द इंस्पिरेशन, आपकी इंस्पिरेशन क्या थी स्टडी के पीछे, और इस टॉपिक को चूज़ करने का मकसद क्या था। दिस इज़ वन ऑफ द थिकेस्ट क्वेश्चन एज यू हैव to prove your convincing power to the panel of the teacher, the panel of the professor that you have did is valuable for the society and was the worth their time. It mean that कि आपका रिसर्च की इंस्पिरेशन क्या थी, और इसका आपने जो है इसके बगैर मोटिव कौन था, और ये सबसे अहम क्वेश्चन ये है। और आपने अपने पैनल को कन्विंस करना है, उनको बताना है अपने टीचर्स को जो आपके सामने डिफेंस के लिए बैठे होंगे कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा बेशबहा कीमती है, जो सोसाइटी के लिए भी और इस वक्त के लिए भी बेशबहा है, और इस वक्त की बड़ी अहम ज़रूरत है। आपने इसको खुद डिटरमिन करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ थर्ड, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ योर स्टडी एंड हाउ विल इट कंट्रीब्यूट एंड एड अप टू द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज। अब आपकी स्टडी क्यों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसकी अहमियत क्यों है, आपने इसको सिग्निफाई करना है। और ये मज़ीद जो पहले ऑलरेडी जो नॉलेज है, ऑलरेडी जो रिसर्चेज हुई है, उसके अंदर मज़ीद कितनी ये इनपुट दे सकता है, और उसके लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है। क्योंकि इससे पहले जितने भी रिसर्च हुई होंगी आपने डेफिनेटली खंगाली होंगी, आपने सर्च किया होगा, आपको पता होगा कि ये क्या क्या चीज़ हो रही है, और जो गैप था, रिसर्च गैप था, वो आपने चुना था। तो ये और क्या उस रिसर्च गैप को फुलफ़िल कर सकता है, और मज़ीद जो ऑलरेडी पहले से रिसर्चेज हुई हैं उसके अंदर ये कितनी जो है वैल्यू ऐड कर सकता है। इसको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यू मे बी आस्क्ड टू समराइज योर की फाइंडिंग ऑफ द रिसर्च।
आपकी जो की फाइंडिंग क्या होती है, मेजर फाइंडिंग है, यानी आपने रिसर्च की है और आपने इसमें से जो एलिमेंट ढूंढा है, व्हाट इज दैट एलिमेंट एंड हाउ डिड यू फाइंड इट, कि आपने इसको ढूंढा कैसे। सच अगर मैं कहता हूँ जी आइडेंटिटी क्राइसिस के ऊपर बात हो रही है, आपने जो है एक पीस ऑफ लिटरेचर लिया है जिसके ऊपर बात कर रहे हैं कि जिस स्प्लिट आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं या आइडेंटिटी क्राइसिस की बात कर रहे हैं, तो आपने प्रोटैगनिस्ट के ऊपर या फिर उसके अंदर जितने भी लोग होंगे जिनकी आइडेंटिटी के ऊपर जो ना फर्ज आया हो या आइडेंटिटी का क्राइसिस हुआ हो, तो वो आपने कैसे प्रूव किया है, वो जिस तरह आपने प्रूव किया है उसको आपने तफसील से बताना होगा। तो ये जो है आपके बारे में इसको कंट्रीब्यूट करेगा। नेक्स्ट जो है हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है यू मे बी आस्क्ड टू समराइज योर की फाइंडिंग। हो गया, व्हाट टाइप ऑफ बैकग्राउंड रिसर्च हैव यू डन फॉर द स्टडी। ओके, आपने कौन कौन से राइटर्स को पढ़ा था, बैकग्राउंड क्या था स्टडी का, क्योंकि आप लाजमी बात है इससे पहले जितनी रिसर्चेज हुई होंगी उसका एक बेसिकली बैकग्राउंड भी होगा। आइडियोलॉजी के ऊपर आप बात कर रहे हैं या फिर आप जो है फेमिनिज्म के ऊपर बात कर रहे हैं या इको क्रिटिकली जो है उसमें क्या क्या रिसर्चेज हुई, उसका बैकग्राउंड क्या था, उसके बैकग्राउंड में क्या क्या चीज़ें थी, इस चीज़ के बारे में आपको क्वेश्चन नंबर 5 में बताना होगा। देन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द लिमिटेशन यू हैव फेस वाइल राइटिंग। जब आप ये थीसिस लिख रहे थे तो आपकी लिमिटेशन क्या थी, आपकी हदूद क्या थी, क्योंकि जब आप एक चीज़ को चुनते हैं थीसिस के अंदर तो माइट भी वो देखने में जो है बहुत बड़ी लग रही होती है, लेकिन जब आप उसको चुनते हैं और उसको जब आप वर्क करते हैं तो वो उसकी लिमिट जो है वो बड़ी महदूद हो जाती है। तो इसकी लिमिटेशन के अंदर भी आपको काफ़ी प्रॉब्लम आ सकता है वाइल यू आर डूइंग रिसर्च। जब आप रिसर्च करते हैं यू कैन फेस आल्सो सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो ये 6th क्वेश्चन के अंदर जो है ना ये लिखा गया है। जंप टू द 7th क्वेश्चन, दैट इज व्हाई डिड यू चूज दिस पर्टिकुलर मेथड और सैम्पल फॉर द स्टडी। अब जो है ये क्वांटिटेटिव जो है रिसर्च के लिए ये यूज़ होता है कि आपने जो है सैंपल कहाँ से लिया और आपने मेथड कौन सा यूज़ किया है, बेसिकली आपका रिसर्च मेथडोलॉजी जो है वो क्या था, इसके बारे में आपने बताना है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट विल यू इंक्लूड इफ़ यू आर टोल्ड टू ऐड समथिंग एक्स्ट्रा टू द स्टडी। यानी मीन टू से जो कि आपने रिसर्च सुनी है और वो रिसर्च गैप को आपने किया है और आपने फाइंडिंग ढूंढ ली है, अगर हम आपको ये कहें कि इसके अंदर और एक्स्ट्रा चीज़ क्या हो सकती है, क्योंकि आप जब रिसर्च करते हैं तो डेफिनेटली उसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। अगर उसमें फेमिनिज्म का एलिमेंट्स है तो उसमें इको क्रिटिकल एलिमेंट भी हो सकता है, उसमें कोई और भी क्रिटिकल आइडेंटिटी क्राइसिस भी हो सकता है। तो अगर वो आपको कहा जाए कि आप इसमें मज़ीद क्या एडिशन कर सकते हैं तो वो आप बता सकते हैं। यूजुअली जो है स्टूडेंट जो होते हैं जो कि अपने रिसर्च वर्क कंप्लीट करते हैं एट एंड ऑफ रिसर्च दे आल्सो फाइंड 2 रिसर्च पेपर फ्राम 2 आर्टिकल फ्राम देयर रिसर्च। तो मज़ीद जो है आप इसमें काफ़ी सारी चीज़ें और भी निकलती है जब आप रिसर्च करते हैं, तो आप उनको बता सकते हैं कि ये चीज़ भी मैं ऐड कर सकता हूँ और इस तरह रिसर्च फॉरवर्ड हो सकती है। अब क्वेश्चन नंबर 9 को ऊपर देते हैं, व्हाट आर द रिकमेंडेशन फॉर योर स्टडी। क्या आप क्या रिकमेंड करते हैं, बिकॉज आप रिसर्च जब करते हैं तो उसकी डेफिनेटली आउटपुट भी होती है और आउटपुट से आप बता सकते हैं कि मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि अब हमें ये करना चाहिए। फ़िर अगर हम आइडेंटिटी क्राइसिस की बात करें तो हमें जो है सोशल माशरे में आइडेंटिटी क्राइसिस को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, या पेट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर जो है फेमिनिज्म के ऊपर जो बात हो रही है जो उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। तो आप रिकमेंड क्या करते हैं कि आपके रिसर्च करने के बाद आपकी क्या रिकमेंडेशन है, उसको आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, हु फॉर्म योर सैंपल एंड वाई यू सिलेक्टेड दिस पर्टिकुलर एज ऑफ ग्रुप। अब ये जो है क्वांटिटेटिव जो है रिसर्च के लिए है कि आपका सैंपल किसने फॉर्म किया है और फिर जो है आपने जो सैम्पलिंग के लिए जो है कौन सा एज ग्रुप चुना है और क्यों चुना है। सपोज आपने जो है वो 35 साल का एज ग्रुप चुना है, तो आपने क्यों चुना है, इसकी रीज़न क्या थी, उसकी कॉग्निटिव अप्रोच क्या थी। ये जो है क्वांटिटेटिव रिसर्च में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो है, व्हाट वाज योर हाइपोथेसिस एंड हाउ यू फ्रेम इट। आपका हाइपोथेसिस क्या था, जो आइडिया था वो, और आपने इसको फ्रेम कैसे किया, इसको आपने इंटरलिंक कैसे किया। बिकॉज हाइपोथेसिस जो होता है वो डेफिनेटली काफ़ी सारी चीज़ें अपने साथ मांगता है, उसका एडिशन भी होती है और इसके साथ साथ जो है आप काफ़ी सारी चीज़ों को कनेक्ट भी करते हैं और तो तब जाकर हाइपोथेसिस बनता है। और इसको फ्रेम करने का तरीका कि इसमें आपने कैसे इसको लॉजिकली अट्रैक्ट किया है, लॉजिकली जोड़ा है, ये सारी चीज़ें जो है क्वेश्चन नंबर 12 में होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ़ गिवन अ चांस वुड लाइक टू डू समथिंग डिफरेंट विद योर वर्क। अगर जो है आपको एक मौका दिया जाए तो आप कोई चीज़ इससे हटकर भी कर सकते हैं। मीन टू से दैट ये रिसर्च तो आपने ढूंढी है, क्या इसमें कोई और चीज़ भी ऐड कर सकते हैं और कोई चीज़ भी आपका करने के लिए है, ये आप देख सकते हैं। देन 13 क्वेश्चन को देखें, व्हाट आर द लिमिटेशन यू फेस्ड व्हाइल डीलिंग विद योर सैंपल। वो कौन कौन सी लिमिटेशन है जो कि आपने डील की हैं, आपके साथ प्रॉब्लम आया आपको।
हाउ डिड यू रिलेट योर स्टडी टू द एग्जिस्टेंट थ्योरीज। आपने बहुत सी थ्योरीज पहले भी पढ़ी होंगी और डेफिनेटली उन थ्योरी को जो है इनके साथ मैच करता होगा और रिलेट करता होगा, तो आपने जो है कैसे रिलेट करेंगे कि ये थ्योरी जो है ये वर्क जो है उन स्टडीज़ के साथ जो है रिलेट हो गया, आपको कैसे पता चलेगा। इन सारी चीज़ों को भी आपने देखना है। इसके साथ साथ जो है व्हाट इज़ द फ्यूचर स्कोप ऑफ योर स्टडी। आप देखिए कोई भी एक रिसर्च वर्क होता है उसका फ्यूचर स्कोप भी होता है। डेफिनेटली फ्यूचर स्कोप के बगैर जो है कोई फ़ायदा नहीं है रिसर्च का। तो आपने खुद डिटरमिन करना है कि ये रिसर्च जो है मेरी, इससे ये फ़ायदा होगा कि आने वाले दिनों के लिए जो है ये स्टूडेंट को फ़ायदा होगा, ये सोसाइटी में फ़ायदा होगा, या माशरे में फ़ायदा होगा, या फिर जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक होगी, या लोगों के रवैये बेटर होंगे। तो आपका रिसर्च का जो है फ्यूचर स्कोप भी जो है डेफिनेटली होना चाहिए और आपको वेरी क्लियर होना चाहिए, ताकि आप अपने एग्जामिनर होगा जो आपका सुपरवाइज़र है, एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, उसको क्लियरली आप जो है बता सकें। और इसके साथ साथ व्हाट डू यू प्लान टू डू विद योर, क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट डू यू प्लान टू डू विद योर वर्क आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड योर डिग्री। आप देखिए रिसर्च वर्क के बाद यूजुअली लोग क्या करते हैं कि आपने जो है थीसिस को फेंक देते हैं, लेकिन आप डिग्री जब कंप्लीट करने के बाद आपने उस अपनी रिसर्च को उसको यूटिलाइज भी करना है, उसका फ़ायदा भी लेना है, ना कि जो है वो एक कागज़ का पुर्जा हो जाए। तो आपका प्लान क्या है कि आप इस रिसर्च को कैसे यूटिलाइज करेंगे और इसको आप जो है ना कहाँ पे देंगे, ताकि जो है उसका जो आउटकम है वो बेटर तरीके से आ सके और लोग जो है उसे लर्न कर सकें। सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 17, व्हाट आर द रिसर्च वेरिएबल्स यू यूज्ड। इसमें रिसर्च की वेरिएबल्स के बारे में आपको बता रहा है, वो क्वांटिटेटिव रिसर्च में होती है। आपने डिफरेंट वेरिएबल जो कि आपने यूज़ किए हैं, वे किया है, मेथड किया है, उसको आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 80, डू यू हैव एनी क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। क्या आपके पास कोई सवाल पूछा जाने वाला रह गया है जो आपसे पूछा जा सके। आप क्या सोचते हैं कि आप कोई सवाल और कुछ सवाल है जिसको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो है 19, दैट वुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिड यू एवेल्यूएट योर वर्क। आपने अपने काम को एवेल्यूएट किया, क्योंकि आप बहुत अच्छे एवेल्यूएट करने वाले होते हैं, क्योंकि आपने इसको क्रिएट भी खुद किया है, रिसर्च भी खुद किया है। अगर आप बार बार इसको एवेल्यूएट करें और उसको एक स्टैंडर्ड दें कि ये आप किस स्टैंडर्ड पे खड़े हैं, तो एवेल्यूएशन जो है हालांकि हमारे यहाँ एवेल्यूएट कोई और करता है, लेकिन अगर हम पहले अपने आप को उसको एवेल्यूएट कर लें और उसको सामने रखें तो दैट वुड बी अ वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। तो सो हमने अपने काम को भी एवेल्यूएट करना है और बताना है कि ये काम कैसे हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो है 19 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। You should go through the all your research work so that you can understand what have you done and what have you done mistakes, what kind of mistake you have done in your research work. So evaluation is very good because it is a process in which you know about your all flaws and lackness, flaw और lackness को आप देखते हैं। तो इसलिए जो है अपने वर्क को, अपने रिसर्च वर्क को खुद भी आप evaluate कर सकते हैं। Question number 20, that is the last question, that is very important. How would you improve your work, because there are lot of work, lot of mistakes and error in your work while you attempting your research. Definitely there is a lot of things to be improved. वहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं जिसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप अपने वर्क के अंदर आप कह सकते हैं कि मैंने ये चीज़ को डिस्कस किया है, लेकिन मैंने साथ इसको सपोर्ट नहीं किया इन आइडिया के साथ। The ideas which you have left, but you have completed your thesis and after evaluating, because evaluation के बाद ही पता चलता है कि मुझसे कौन सी चीज़ जो है मिस हो गया है और कौन सी चीज़ जो है ना मैंने इजीली डन कर ली है। तो अगर आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो एवेल्यूएशन बेहतरीन करें, और अगर एवेल्यूएशन बेहतरीन होगा देन इट वुड बी अ वेरी गुड टू इम्प्रूव योर वर्क। फिर रिसर्च वर्क भी जो है वो बेहतर तरीके से होगा। तो इसलिए एवेल्यूएशन इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द गुड आउटकम ऑफ द थीसिस। सो इम्प्रूवमेंट जो है वो आपने पिन पॉइंट करनी है कि इसमें क्या चीज़ इम्प्रूव हो सकती है। आप एक ऐसा एस्पेक्ट भी ले सकते हैं जो कि आपको समझ आ गया हो वाइल डूइंग योर रिसर्च, यू हैव अंडरस्टैंड द आइडिया दैट इज़ आल्सो सपोर्टिंग विद योर रिसर्च। तो आप वो आइडियाज़ को जो है संभाल कर रखें, और उस आइडिया को संभाल कर रखने के बाद जो है आप जो है एट द एंड जब आपसे पूछा जाए कि हाउ वुड यू इम्प्रूव योर रिसर्च वर्क, तो आप बता सकते हैं कि दीज आइडियाज़ वर गुड इनफ फॉर माई रिसर्च. It was also sporting, but I did not mention it. So if I added it, these kind of ideas which was you forgotten while you were conducting your research, if you maybe add to your research, it would be very good result of your research work. Thank you so much for watching my channel, because today this topic was associated with the research. So most of the researcher, they were asking me to upload a video about the question which are to be asked
at the end of the thesis. So I have tried my best to present all the questions which were necessary. Thank you so much for watching my channel. Assalamu alaikum. Allah Hafiz.